गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड मेमोरी स्टोर की। जी हां, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है और यूट्यूब पर अब तक ये टॉपिक किसी ने भी डिस्कस नहीं किया। ये थोड़ी सी अजीब बात है कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। गूगल की इस सर्विस के ऊपर कोई डिस्कशन मैंने यूट्यूब पर नहीं देखा। मैं कल ऐसे ही रैंडमली चेक कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको फिर डिटेल में लेकर चलते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है, इसमें मैं पूरी थ्योरी कवर करूंगा और आपको एक एक बारीक से बारीक बात बताऊंगा जो गूगल कहता है कि आपको इस सर्विस के बारे में पता होनी चाहिए। बेहद दिलचस्प लेक्चर होने वाला है और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या और आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बात शुरू करने से पहले इतना जरूर बता दूं कि ये डेटाबेस का ही पार्ट है, जो हमारी डेटाबेस की सर्विसेज अब तक हमने पढ़ी हैं, जिसमें हम क्लाउड एसक्यूएल पढ़ चुके हैं, बिग टेबल पढ़ चुके हैं और काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। उसी का ही एक पार्ट होता है क्लाउड मेमोरी स्टोर के नाम से। लेकिन ये सर्विस औरों से थोड़ी सी अलग है, ठीक है। यहां पर कुछ बुनियादी बातें जाननी जरूरी है, जैसे कि पहली, मेमोरी स्टोर दो सर्विसेज यहां पर हमने ओपन सोर्सेज का इस्तेमाल किया है गूगल ने, और गूगल ने AWS में भी ये सर्विस आपको रेडिस की मिलती है। रेडिस एक ओपन सोर्स है, डेटाबेस का एक इन मेमोरी डेटा स्टोर के लिए एक ओपन सोर्स है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है NoSQL डेटाबेसिस के लिए। की वैल्यू पेयर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर भी क्लाउड मेमोरी स्टोर दो तरह के आप कह सकते हैं कि ओपन सोर्स को सपोर्ट करता है। ये रेडिस के साथ भी आता है और मेमकैश के साथ भी आता है, दोनों के साथ आता है। यानी जो नाम बनेगा सर्विस का वो क्या बनेगा, अगर मैं रेडिस के साथ कहूं तो बनेगा मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस। यानी मेमोरी स्टोर क्लाउड की सर्विस है, गूगल की सर्विस है, और वो आप किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडिस के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडिस एक ओपन सोर्स है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जैसे लिनक्स होता है। लिनक्स एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है कि भैया कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, फ्रीली अवेलेबल है। ऐसे रेडिस है एक ओपन सोर्स है, हालांकि इसके एंटरप्राइज वर्जन्स भी आते हैं, रेडिस क्लाउड भी आता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से रेडिस आज दुनिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है NoSQL डेटाबेसिस के अंदर। तो गूगल क्लाउड भी ये सर्विस लेकर आया है और उसने कहा है कि भाई हमने क्लाउड मेमोरी स्टोर बनाया है जो रेडिस डेटाबेस को सपोर्ट करता है। अगर आप ऑन प्रीमाइसेस में ऑलरेडी रेडिस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली माइग्रेट कर सकते हैं हमारे मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस पे। यहां पर ना तो कोई कोड में चेंज करना पड़ेगा, ना माइग्रेशन के लिए कोई अलग से कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप वहां रेडिस चला रहे हो और यहां पर भी मेरा रेडिस है, वो इक्वली कंपैटिबल है, यानी सीधा वहां से उठाओ और यहां पे डाल दो। लिफ्ट एंड शिफ्ट इज पॉसिबल। अभी तक थोड़ी सी बात आपको समझ आने लगी होगी कि भूपिंदर सर क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं और आसानी से समझाने के लिए आपको बताता हूं कि आखिर ये जो मेमोरी स्टोर है ये मसला क्या है, या फिर ये रेडिस या मेमकैश कैसे काम करता है। मैं अपने इस थ्योरी लेक्चर के अंदर मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस के हिसाब से आपको सारी चीजें बताऊंगा, बट याद रखिएगा जो पॉइंट यहां डिस्कस कर रहे हैं वही सारे पॉइंट एप्लीकेबल होंगे मेमोरी स्टोर फॉर मेमकैश के ऊपर। यानी दो सर्विसेज गूगल देता है आपको, मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस, मेमोरी स्टोर फॉर मेमकैश। दोनों के लिए ही सेम थ्योरी पार्ट है, सेम बेनिफिट्स है, सेम एडवांटेज है, दोनों के लिए सेम है। तो मैं यहां पे रेडिस के हिसाब से आपको सारा कुछ बताऊंगा, मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस, और इसी की ही मैं अगले लेक्चर में आपको लैब भी कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये असल में कैसे काम करता है। फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। मेमोरी स्टोर इज अ फुल्ली मैनेज्ड डेटाबेस सर्विस, यानी कि ये एक डेटाबेस सर्विस है। इसीलिए मैंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि ये जो हमने डेटाबेस सर्विस पढ़ी है उन्हीं का ये एक हिस्सा है। यहां तक बात समझ आ गई। दैट प्रोवाइड अ मैनेज वर्जन ऑफ टू पॉपुलर ओपन सोर्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल ने कहा है, ये गूगल का लिखा हुआ है। टू पॉपुलर ओपन सोर्स कैशिंग सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, कैशिंग सॉल्यूशन रेडिस एंड मेमकैश। अब सवाल ये आता है ये कैशिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्यों दुनिया भर में इतना पॉपुलर है और आखिर क्यों गूगल क्लाउड ये सर्विस लेकर आया है। तो इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर कोई यूजर है, और वो एक यूजर नहीं है, आप अगर फेसबुक की बात करें, आप अगर गूगल की बात करें, आप अगर ट्विटर की बात करें, आप किसी भी सर्विस की बात करें, वहां पे एक साथ एक ही सवाल को हजारों लोग क्वेरी कर रहे होते हैं। मैं अगर बात करूं फ्लिपकार्ट की या अमेजन की, तो हो सकता है कि एक समय पे फ्लिपकार्ट के ऊपर 1 लाख लोग आईफोन 14 को सर्च कर रहे हो। यानी सेम सवाल है 1 लाख लोगों का। अब इसमें दो बातें आती है, या तो फ्लिपकार्ट क्या करे, फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट का सर्वर है, वो हर क्वेरी को अपने डेटाबेस में जाके क्वेरी कराए, ठीक है, उसका ये डेटाबेस है, डीबी है,
वो हर सवाल जो भी क्वेरी आ रही है उसको डेटाबेस के पास भेजे, डेटाबेस से उसका रिस्पॉन्स आए और वो उसको आगे यूजर के पास दे दे। लेकिन ऐसे में क्या होगा, जो लेटेंसी है यानी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, क्योंकि डेटाबेस तक जाएगा। डेटाबेस एक नॉर्मल टाइप की स्टोरेज होती है, आप कितना भी फास्ट कर लो, आप वहां पे एसएसडी भी लगा लो तो भी आने में कुछ मिली सेकेंड्स फालतू लग जाएंगे। इस चीज को इंप्रूव किया जा सकता है, जो कि इन्होंने किया कैशिंग सॉल्यूशन से। कैशिंग सॉल्यूशन क्या होता है, आपके लैपटॉप में भी जो सबसे फास्ट स्टोरेज मानी जाती है वो मानी जाती है रैम। आपके लैपटॉप की जो रैम होती है, इसीलिए जितने भी फास्ट प्रोसेसिंग वाले काम होते हैं, जब कोई सॉफ्टवेयर चलाया जाता है तो इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम की रैम कितनी है, क्योंकि उसकी जो सारी फाइल्स होती हैं वो उस समय रैम में उठ के आ जाती हैं, ताकि वो फास्ट सारा काम हो सके, सारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली चल सके। यानी रैम जो होती है एक बहुत फास्ट स्टोरेज कह ले या मेमोरी टाइप कह ले, है ना, इसको मेमोरी कहते हैं बुनियादी तौर पे। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये बड़ी फास्ट होती है। आसान भाषा में जो आपकी एसएसडी होती है, एचडीडी होती है, उनसे ये रैम जो होती है एक्सट्रीमली फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्टोरेज। ये रैम बहुत फास्ट होती है। अब ये कहते हैं हमने इसी चीज का इस्तेमाल किया, बजाय फ्लिपकार्ट सीधा डेटाबेस को भेजे, हम यहां पे कैशिंग सॉल्यूशन लगा देंगे, हम यहां पे रैम लगा देंगे और रैम में आपका जो अभी करंट का डेटा है, जो किसी पर्सन ने सपोज आईफोन 14 देखा है, वो थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल बैक एंड पे यहां पे डेटाबेस लगा हुआ है, बैक एंड पे डेटाबेस लगा हुआ है। लेकिन जब पहला कस्टमर आया, पहले कस्टमर ने आईफोन 14 सर्च किया, जैसे ही उसने आईफोन 14 सर्च किया वो डेटा रैम में भी स्टोर हो गया, यानी कैश मेमोरी में आकर स्टोर हो गया। अब जैसे ही कोई और पर्सन उसी आईफोन 14 को सर्च करेगा फ्लिपकार्ट पे, अब उसे डेटाबेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी रैम में पड़ा हुआ है और रैम उसको तुरंत रिप्लाई कर देगा। दैट इज इन मेमोरी डेटा स्टोर, यानी मेमोरी के अंदर ही डेटा स्टोर रहता है कुछ टाइम के लिए, ताकि अगर कोई जल्दी जल्दी सेम सवाल की मल्टीपल क्वेरीज आ रही हैं तो उनका मिली सेकेंड्स के अंदर रिस्पांस किया जा सके। आई होप कहानी समझ आ रही होगी। तो ये एक इस तरह का डेटाबेस है जहां मिली सेकेंड के अंदर आपको रिस्पांस देना होता है। इस तरह का डेटाबेस कहां इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, क्या लगता है इस तरह का डेटा कहां इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो देखें आपने ज़ीरोधा की ट्रेडिंग ऐप देखी होगी इंडिया में, कि जहां पर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, आप लोग स्टॉक मार्केट देखते हैं, या फिर और भी बड़ी सारी कंपनीज हैं जहां पे आप स्टॉक मार्केट देखते हैं। एनएससी का अपना ऐप है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, वहां पर आप देखते हैं, या बीएससी का अपना स्टॉक एक्सचेंज है। यहां पर जो चीजें हो रही होती हैं, शेयर मार्केट अप एंड डाउन हो रही होती है, वो हर सेकंड के हिसाब से हो रही होती है। अब ऐसे में ये जरूरी है कि जिस सेकंड पे आपको वो शेयर जिस कीमत का दिखा है, उसी सेकंड पे आपका भी वहां पे रिक्वेस्ट चला जाए, वो प्रोसेस भी हो जाए और बिल्कुल वहां से एग्जैक्ट वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां से वो डेटा हमें दिखा रहा हो। यानी स्टॉक एक्सचेंज पे जिस टाइम जो प्राइस है, ज़ीरोधा की एप्लीकेशन भी हमें वही दिखाए। ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच में बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो रही होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। फ्लिपकार्ट में अगर आप आईफोन 14 सर्च कर रहे हैं, सेल के टाइम पे ये होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ ऑर्डर करने लगते हैं। विद इन आपने देखा होगा 30 सेकंड्स 10 सेकंड्स सारे के सारे प्रोडक्ट सेल आउट सोल्ड आउट हो जाते हैं जब सेल लगी हुई होती है, जब प्राइसेस बहुत कम हुए होते हैं। ऐसे में उस ऐप का मिली सेकंड की लेटेंसी के साथ काम करना जरूरी है, ताकि अगर कोई सोल्ड आउट हो जाए प्रोडक्ट तो तुरंत हर कस्टमर को रेस्पॉन्स जाना चाहिए, सोल्ड आउट हो गया अब नहीं खरीद सकते। ऐसा नहीं कि वहां पे वो, क्योंकि ऐप जो है अपडेट नहीं हो पाई इतनी जल्दी, उसको पता नहीं चल पाया सोल्ड आउट हुआ, उसने 4 और ऑर्डर बुक कर लिए। ऐसे में क्या होगा, वो चारों ऑर्डर जो बुक हुए हैं आपको बाद में उनका पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपके पास अब बचा ही नहीं, वो तो पहले ही बिक गया था। तो ऐसे में एप्लीकेशन का फास्ट होना जरूरी है और बैक एंड पे उसके पास रियल टाइम डेटा होना जरूरी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप इन मेमोरी डेटा स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां पर आपको बेस्ट
सॉल्यूशन देता है रेडिस। रेडिस बहुत पॉपुलर है दुनिया भर में इस काम के लिए। आपके जितने बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं, फिर चाहे वो ट्विटर के हों, फेसबुक के हों, वो सारे रेडिस पे हैंडल किए जाते हैं। मतलब बैक एंड पे बहुत सारी बड़ी कंपनी है जो आज रेडिस का इस्तेमाल कर रही है। वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स है पूरी दुनिया की जो ग्लोबली हमें कलेक्ट करनी है, उनके बेस पे स्टैटिक्स दिखाने हैं, या फिर इंडिया में ही अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन जो लगी है वो रियल टाइम में दिखानी है कि हर मिनट में कितनी लग रही है, हर सेकंड में कितनी लग रही है। तो ये सारा डेटा, इस तरह का डेटा कलेक्ट करके रियल टाइम में अगर आपको दिखाना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेडिस का या फिर मेमकैश का, दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या डेवलपर्स ने बनाई है, तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिस ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा फेमस है दुनिया के अंदर इन कंपैरिजन टू मेमकैश। ठीक है, तो यहां पे हम बजाय नॉर्मल स्टोरेज के इस डेटाबेस सर्विस के अंदर रैम का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को रखने के लिए। ये एक बात बस आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है इस लेक्चर को देखते हुए। मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस की मैं अब बात करूंगा, क्योंकि मैंने बताया मेमकैश के लिए भी सेम ही है, तो यहां पर मैं जो सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं वो सेम है, मतलब दोनों के लिए ही, बट फिर भी मैं रेडिस को यहां पर रेडिस के हवाले से बात करता हुआ चलूंगा। मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस प्रोवाइड्स अ फुल्ली मैनेज सर्विस। फुल्ली मैनेज सर्विस का मतलब क्या है? फुल्ली मैनेज सर्विस का मतलब है गूगल मैनेज करेगा। आपको रेडिस ना तो इंस्टॉल करना है, आपको ना ही उसके वर्जन्स अपग्रेड करने हैं, ना ही सिक्योरिटी पैचेस अपडेट करने हैं, ये सारा काम गूगल करेगा। दैट मींस फुल्ली मैनेज। अगर सर्वर डाउन होता है, फेल ओवर कराना है, फेल ओवर अपडेट करना है, व्हाटएवर, सारा काम कौन करता है? गूगल करता है। ऐसी सर्विस को कहा जाता है फुल्ली मैनेज। Memory store for Redis provides a fully managed service that is powered by the Redis। पावर्ड बाय रेडिस का मतलब कि भैया रेडिस डला हुआ है, एक ओपन सोर्स है, हमने उससे ले रखा है, तो हो सकता है उसको चार्ज भी देते हो, उसको कुछ रॉयल्टी देते हो। इन मेमोरी डेटा स्टोर का मतलब है रैम के अंदर आपका डेटा स्टोर किया जाता है इस तरह के डेटाबेस में, रेडिस के अंदर। रेडिस इज अ काइंड ऑफ इंजन आप कह लें, जैसे माई सीक्वेल होता है, एसक्यूएल होता है, पोस्टग्रे होता है, इसी तरीके से रेडिस भी एक इंजन है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डेटाबेस का, ऐसा आसान भाषा में आप कह सकते हो। और एक बात और, ये जो सारा कहानी चल रही है, ये रेडिस की मैं बात कर रहा हूं, ये असल में चल कहां रही है? चल ये वर्चुअल मशीन पे रही है। ये आपको याद रखना है, वर्चुअल मशीन के ऊपर ही आप रेडिस को गूगल इंस्टॉल करके आपको देता है। यानी बैक एंड पे एक कंप्यूट इंजन ही होता है, एक वर्चुअल मशीन ही होती है, उस पर रेडिस इंस्टॉल करके गूगल आपको देता है, लेकिन वो वर्चुअल मशीन आपको नहीं दिखेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपना खुद का एक वर्चुअल मशीन बना के उस पर रेडिस इंस्टॉल करके ये काम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन गूगल कहता है अगर आप डायरेक्टली मेरी मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस सर्विस लोगे तो यहां फायदे बहुत सारे हैं। ना तो इंस्टॉलेशन करनी है, ना उसको अपडेट करना है, ना आपको इस चीज की टेंशन है कि कब सर्वर बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, जो भी चाहिए सारा कुछ मैं खुद मैनेज करूंगा। अगर आपको लगता है आप रेडिस खुद इंस्टॉल करके काम करना चाहते हो, ये भी एक नॉर्मल ट्रेडिशनल सॉल्यूशन हो सकता है, आप कर सकते हो। To build application caches that provide sub millisecond data access, यानी मिली सेकेंड्स के अंदर आपको डेटा मिल जाएगा, क्योंकि डेटा आपका कहां रहता है? रैम में रहता है। बात समझ आ रही है? मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस ऑफर्स सेवरल एडवांटेज ओवर सेल्फ मैनेज रेडिस। ठीक है, यानी जो आप ऑन प्रीमाइसेस में रेडिस रखते हो उसके कंपैरिजन में गूगल के क्या फायदे हैं, गूगल ने वो यहां पर डिस्कस किया है। गूगल कहता है पहला फायदा है डिप्लॉय व्हाट फिट्स योर नीड्स। गूगल कहता है मेरे पास दो ऑप्शन है, एक होता है मेरे पास बेसिक टीयर, एक होता है मेरे पास स्टैंडर्ड टीयर। बेसिक होता है गरीबों के लिए, स्टैंडर्ड होता है अमीरों के लिए। ठीक है, बस कहने की बात यह है, बेसिक जो है उसमें आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होगी फॉर डेवलपर्स। अगर आपको रियल टाइम प्रोडक्शन के लिए ये डेटाबेस चाहिए तो आप स्टैंडर्ड के साथ जा सकते हैं। तो गूगल कहता है कि मेरे पास दोनों तरीके की आपकी नीड्स के लिए ये सर्विस अवेलेबल है। बेसिक थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, लेकिन स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो इसका एक प्लस पॉइंट भी है, बेसिक के अंदर आपको हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, यानी आपको रीड रेप्लिका या रेप्लिका प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब अगर आपका वो डेटाबेस किसी वजह से खराब हुआ, वो जोन किसी वजह से खराब हुआ, तो उसका बैकअप नहीं होगा, उसका गूगल मैनेज नहीं करेगा। वो डाउन हो गया तो हो गया, वो खराब हो गया तो हो गया, इट्स योर रिस्क। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड सर्विस में जाते हो तो ये थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, बट यहां पर गूगल आपको रेप्लिका देता है। रेप्लिका से मतलब ये एक जोन डाउन हो गया तो भी आपकी सर्विस डाउन नहीं होगी, दूसरे जोन में गूगल आपको वो सर्विस प्रोवाइड कराएगा जहां पे उसका रेप्लिका पड़ा होगा। स्टैंडर्ड के अंदर गूगल कहता है मैं आपको जो अवेलेबिलिटी दूंगा वो भी 99.9% की दूंगा, जो कि एक अच्छी खासी अवेलेबिलिटी मानी जाती है इन केस ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है,
सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इजीली स्केल टू गेट ब्लेजिंग स्पीड। गूगल कहता है भाई छोटे से शुरू करो, आप बिल्कुल मिनिमम उसके साथ शुरू करो, 1 GB रैम के साथ शुरू करो। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, ट्रैफिक आएगा और हमें लगेगा इसको स्केल करना है, गूगल इसको अपने आप बढ़ाता जाएगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट गूगल बैक एंड पे अपने आप उसको ऑटो स्केल कह लें आप, या उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो स्टोरेज है, उसको अपने आप बढ़ा देगा और आपकी जो स्पीड है उसको भी मेंटेन रखेगा कि तुरंत रिस्पांस आपको मिले। तो इसकी भी जिम्मेदारी जो है गूगल लेता है। गूगल कहता है आप छोटे से स्टार्ट करो, लोएस्ट पॉसिबल से स्टार्ट करो, कम चीजों के साथ, और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो स्केल अप होता जाता है, क्योंकि ये फुल्ली मैनेज सर्विस है, हम अपने आप करेंगे उस काम को। फिर गूगल कहता है हाईली अवेलेबल एंड मोर सिक्योर। गूगल कहता है कि भाई ये जो सर्विस है ये हाईली अवेलेबल है अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो आपको 5 रेप्लिका तक मिल सकते हैं यहां पे, और जो साथ साथ मिलेगी वो 99.9% की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी। सिक्योर की बात करें तो गूगल कहता है IAM रोल के थ्रू आप यहां पे सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हो और इन ट्रांजिट एनक्रिप्शन भी लगा सकते हो। आप इन ट्रांजिट एनक्रिप्शन भी कर सकते हो, आपका जो डेटा जब जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वो भी एनक्रिप्टेड होगा, सब कुछ एनक्रिप्टेड चलेगा। गूगल कहता है सिक्योर भी है और साथ साथ हाईली अवेलेबल भी है। तो ये एक अच्छा फीचर है गूगल की इस सर्विस का। इसके बाद गूगल कहता है फोकस ऑन योर एप्लीकेशन। कहता है इस बात को छोड़ दो कि लोड आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, आपका सर्वर डाउन हो जाएगा तो वो कैसे एक्सेस होगा या क्या हो रहा होगा। कहता है आप अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करो। प्रोविजनिंग, रेप्लिकेशन, फेल ओवर करना, फेल ओवर अपडेट करना, पैच अपडेट करना, सिक्योरिटी अपडेट्स करना, वो सारा हमारा काम है, हम करेंगे। आप इत्मीनान से बैठो, मौज करो, रोज करो। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। रेडिस प्रोटोकॉल कंपैटिबल, ये भी अच्छी बात है। गूगल कहता है भाई अगर आप रेडिस ही सर्विस ले रहे हो ऑन प्रेमाइसिस के अंदर तो आप एज इट इज वहां और इसको कनेक्ट कर सकते हो, वहां से सर्विस उठा के यहां एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहां से सर्विस उठा के वहां इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसान है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल कहता है इवन कोड में भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो कोड वहां चल रहे हैं, जो लाइब्रेरीज वहां चल रही हैं, सारी की सारी मेरे यहां सपोर्टेड है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑल इज गुड, ठीक है, ऑल इज वेल, है ना। चलिए अच्छी बात है। इट इज गुड फॉर कैशिंग, गेमिंग एंड स्ट्रीम प्रोसेसिंग। गूगल कहता है ये किन सर्विसेज के लिए बेहतर है या कहां पे ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो कैशिंग में, जहां आपको कैशिंग की जरूरत है, आप चाहते हो कि जल्दी डेटा मिल जाए, रैम में रहे और क्विकली रिस्पॉन्स कर दिया जाए, या फिर गेमिंग एप्लीकेशंस जहां पे रियल टाइम में सारी दुनिया एक साथ खेल रही होती है, एक दूसरे के साथ चैलेंजेस लगा रही होती है, और जहां पे रियल टाइम में लीडर बोर्ड दिख रहा होता है कि अभी ग्लोबली पूरी दुनिया में नंबर 1 पे कौन रैंक कर रहा है, नंबर 2 पे कौन रैंक कर रहा है, नंबर 3 पे कौन रैंक कर रहा है। ये सारी चीजें भी आप इस तरह के डेटाबेस सर्विसेज से बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहां पर रेडिस के अपने बहुत सारे इस तरह के सॉल्यूशंस आते हैं जिसमें वो टॉप क्वेरी को निकाल के टॉप सर्च पे दिखा देता है, टॉप 5 में कौन है, टॉप 10 में कौन है, ये सब कुछ रेडिस के पास अवेलेबल है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ट्विटर पे आपने कुछ ट्वीट किया और उस पर थ्रेड आते चले गए, मल्टीपल थ्रेड आते चले गए, हर कोई रिप्लाई किए जा रहा है, हर कोई रिप्लाई किए जा रहा है, और रियल टाइम में हमें भी सबके रिप्लाई दिखते जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद दिस काइंड ऑफ डेटाबेस। ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है। वैसे टोपी ठीक लग रही है, चलिए अच्छी बात है। ये उत्तराखंड की हमारी पारंपरिक टोपी है और कभी कभी पहन लेते हैं, है ना, क्योंकि कल हमारा इंडिपेंडेंस कह रहा हूँ मैं, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है और उसी का सेलिब्रेशन है। तो मैं भी थोड़ा सा आज जो है ट्रेडिशनल, अपने पूरा ट्रेडिशनल तो नहीं हूँ, थोड़ा सा विलायती हूँ, थोड़ा सा देसी हूँ, बाकी आपके सामने हो जैसे भी हूँ। फीचर ऑफ मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस। देखिए ये कहते हैं कि रेडिस के क्या फीचर्स हैं, खासियतें क्या हैं। ये एडवांटेज थे जो आपको मिलते हैं। फीचर्स, एडवांटेज सारी वैसे तो एक ही बात होती है, बट गूगल कहता है कि भाई ये इसके फीचर्स हैं। फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। फुल्ली मैनेज, यानी कि 24/7 गूगल खुद मैनेज करेगा इसके पैचेस को, इसके अपडेट्स को, इसके फेलओवर को, सारी चीजों को। सिंपल डिप्लॉयमेंट, गूगल कहता है इसको डिप्लॉय करना बहुत आसान है, लैब के अंदर जाएंगे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्लाउड मेमोरी स्टोर रेडी हो जाएगा। तो डिप्लॉयमेंट बहुत आसान है। हाई अवेलेबिलिटी, गूगल कहता है यहां पर जो आपको स्टैंडर्ड ईयर के अंदर अवेलेबिलिटी मिलेगी वो 99.9 मिलेगी और रीड
हाइब्रिड रेप्लिका आपको 5 तक मिलेंगे, यानी अगर एक जोन खराब होता है तो दूसरे जोन से आपको मिल जाएगा, दूसरा भी खराब होता है तीसरे से मिल जाएगा। इन दैट केस आप मैनेज कर सकते हैं। एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज गूगल नहीं करता है। गूगल कहता है एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी आपको दूंगा, IAM रोल लगा सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात आप इसको पब्लिक आईपी नहीं देता है। गूगल कहता है मैं इस डेटाबेस को पब्लिक आईपी ही नहीं दूंगा, इंटरनेट पे भेजूंगा ही नहीं, इसको कोई हैक ही नहीं कर सकता। इसको सिर्फ प्राइवेट आईपी दी जाती है। जब मैं आपको लैब करके दिखाऊंगा तब भी आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ प्राइवेट आईपी इसमें अवेलेबल होती है। इससे क्या होता है, एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी आपको मिलती है, यानी आप जो है डेटाबेस को पब्लिकली एक्सेस ही नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, हमें कोई दूसरी मशीन के थ्रू जाना पड़ेगा, दैट इज काइंड ऑफ जंप सर्वर। तो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस लैब को हम करके देखेंगे, दिलचस्प होने वाली है। तो वो कहता है सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। स्केल एज यू नीड इट, आपको जब भी लगता है सर्वर छोटा है गूगल अपने आप उसको एक्सपेंड कर देगा। ऑटो स्केलिंग इज आल्सो पॉसिबल, मैनुअल भी है ऑटो स्केल भी है, दोनों फीचर अब गूगल ने ऐड कर दिए हैं। मॉनिटरिंग, गूगल कहता है आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रियल टाइम डेटा, कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या चल रहा है, कितनी रिक्वेस्टें आ रही हैं, कितनी फेल हो रही हैं, सारा कुछ रियल टाइम में आप इसके मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। बिलिंग की बात करें, हर घंटे पर जीबी के हिसाब से बिल लगता है, जितने जीबी डेटा आपका यूज हो रहा है। मैक्सिमम 300 जीबी आप हो सकता है, आपका 300 जीबी आप ले सकते हो पर नोड के साथ, तो 300 जीबी की स्टोरेज लगा सकते हो। स्टोरेज बोले तो रैम, 300 जीबी तक की रैम हो सकती है, 1 जीबी से लेके 300 जीबी तक आप जा सकते हो। तो ऑन डिमांड बिलिंग का मतलब पर आवर जितना भी जीबी आप उस नोड में यूज हो रहा है पर आवर के हिसाब से आप पे करोगे, लेकिन अगर आपने कुछ ही मिनट यूज किया, 5 मिनट 10 मिनट, तो उतने मिनट का बिल आपका लगेगा। रेडिस वर्जन अभी 4 वर्जन सपोर्ट करता है गूगल, 6 के लेटेस्ट वर्जन, 5, 4 एंड 3.2, इन चारों को गूगल सपोर्ट करता है। इसकी भी आगे बात करेंगे। तो ये है मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस की कुछ बुनियादी बातें। अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा YouTube के ऊपर अभी तक किसी ने इसके ऊपर कोई लेक्चर नहीं बनाया, तो मुझे लगता है ये गैप हमें फिल करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर इसको डिटेल लेक्चर लेकर आया हूं, तो थोड़ी सी और डिटेल में जाके इसकी बात करते हैं कि असल में क्या क्या और इसमें फीचर्स या सर्विसेज में कब क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, इस तरह की बातें अब डिस्कस कर लेते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि रेडिस जो है वो किन किन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है या किन किन के थ्रू इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, आप गूगल के ऐप इंजन फ्लेक्सिबल या स्टैंडर्ड दोनों के साथ ही इसको कनेक्ट या इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल का जो कंप्यूट इंजन है, यानी कि हमारी जो वर्चुअल मशीन्स है, उनके साथ इसको आप यूज कर सकते हैं। क्लाउड फंक्शंस के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाउड रन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और गूगल कुबरनेटिस इंजन क्लस्टर्स के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि ये इंटरव्यू का सवाल हो सकता है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि क्या क्लाउड फंक्शन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है या जीकेई के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जी हां, कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये पॉइंट यहां पर मेंशन कर दिया गया। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि बेसिक टीयर और स्टैंडर्ड टीयर, 2 टीयर होते हैं आपको इस मेमोरी स्टोर के अंदर आपको मिलते हैं। तो दोनों में क्या फर्क है, ये यहां पर लिखा गया है। बुनियादी फर्क मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि भाई बेसिक में और इसमें क्या फर्क है। देखिए, अगर आप एक नोड की साइज की बात करें तो मैक्सिमम 300 जीबी तक की एक नोड आपकी हो सकती है। 300 जीबी यहां पे रैम की बात हो रही है कि एक 300 जीबी रैम तक का एक नोड आपका हो सकता है। मैक्सिमम नोड कितने हो सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका सवाल है और ये इजीली मिल जाएगा, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम नोड कितने हो सकते हैं मेमोरी स्टोर के अंदर, यानी क्लाउड मेमोरी स्टोर में, ये भी एक सवाल है इंटरव्यू का, ये आप मुझे बताएंगे। मैक्सिमम नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी हो सकती है, दोनों में ही 16 जीबीपीएस है। जीबी यहां पर गीगा बिट है, नॉट बाइट। ये वाला बाइट है, कैपिटल बी लिखा है, ये स्मॉल बी लिखा है, ये गीगा बिट होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। दोनों में क्या फर्क है, गूगल करके देखिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या नोड के साइज को बढ़ाया घटाया जा सकता है? जी हां, दोनों में ही नोड के साइज को बढ़ा घटा गूगल अपने आप सकता है। क्रॉस जोन रेप्लिकेशन, यानी कि मेरी जो भी कॉपी है, जो मैं काम कर रहा हूं, क्या वो दूसरे जोन में उसकी कॉपी बन सकती है? बेसिक टीयर के अंदर नहीं बन सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड में जाते हैं तो जी हां, क्रॉस जोन रेप्लिकेशन हो सकता है। एक जोन में चल रहा है और उसका रेप्लिका दूसरे जोन में बन रहा है, या वो डेटा वहां पे कॉपी हो रहा है दूसरे जोन में। क्रॉस जोन, अलग अलग जोन के अंदर कॉपी का होना, उसे क्रॉस जोन कहते हैं। ऑटोमेटिक फेल ओवर, क्या ऑटोमेटिक फेल ओवर हो सकता है, यानी एक जोन खराब हो गया तो दूसरे जोन में मैं मेरे को सर्विस जो है दूसरे जोन से मिलने लग जाए। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास 2 जोन चल रहे हैं, जोन 1 एंड जोन 2। एक्चुअल में मेरी सर्विस यहां पर चल रही है
और मेरे यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से ये जोन फेल हो गया, तो फेल ओवर का मतलब है कि ऑटोमेटिकली गूगल आपके जो यूजर हैं उनको यहां ट्रांसफर कर देगा, थोड़ी देर का डाउन टाइम आएगा बहुत ही मामूली सा, और उसके बाद बाकी सबको यहां से सर्विस मिलने लग जाएगी। दिस इज कॉल्ड फेल ओवर। ठीक है, आपकी जो प्राइमरी नोड है वो शिफ्ट हो जाती है यहां से यहां पे। प्राइमरी का मतलब जिसे यूजर एक्सेस कर रहे हैं। तो ये काम बेसिक में नहीं हो सकता, लेकिन स्टैंडर्ड में ये होता है। तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसके फायदे बहुत सारे हैं। रीड रेप्लिका, बेसिक में आपको कोई रीड रेप्लिका नहीं मिलती है, स्टैंडर्ड में आप 5 रीड रेप्लिका तक बना सकते हो। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सारी मैं आपको बता रहा हूं। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। अब तक जो मैं आपको रीड रेप्लिका की बात बता रहा था कि रीड इसके रेप्लिका क्रिएट हो जाते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, ये हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखते हैं। रीड रेप्लिका आर नॉट इनेबल्ड ऑन स्टैंडर्ड टियर इंस्टेंसेस बाय डिफॉल्ट, यानी कि जब आप स्टैंडर्ड टियर सेलेक्ट भी करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप रीड रेप्लिका बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर भी एक टर्म कंडीशन है कि अगर आपने बनाते टाइम इनेबल कर दिया तो बाद में आप इसकी सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते, आप इसको डिसेबल नहीं कर पाएंगे। तो वंस रीड रेप्लिका इज इनेबल यू कैन नॉट डिसेबल इट। तो बनाते टाइम आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे रीड रेप्लिका चाहिए या नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड टियर इंस्टेंसेस कैन हैव 1 to 5 रीड रेप्लिकास, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कितने रीड रेप्लिकास चाहिए। 1 से लेकर 5 तक रीड रेप्लिका हो सकते हैं। अब ये एक कंफ्यूजन बार बार आपको आ रहा होगा, जो नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं या जो बहुत ज्यादा इसकी मालूमात नहीं रखते, डेटाबेस ऑफ कोर्स हमें नहीं पता डेटाबेस के बारे में ज्यादा, तो ये रीड रेप्लिका क्या है। देखिए, एक आसान भाषा में आपको समझाता हूं कि किसी भी वेबसाइट पे रीड ट्रैफिक ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू राइट। राइट का मतलब है हम वहां पे कुछ करना चाह रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करने जा रहे हैं, बट रीड का मतलब है जस्ट हम वहां पे उसमें कुछ ब्राउज करके कोई कंटेंट देखना चाहते हैं। तो ऐसे कंटेंट को रीड कंटेंट कहा जाएगा, जिसको सिर्फ आप रीड करने गए हो। जैसे फ्लिपकार्ट पे आप जाते हो तो कंटेंट को देखने जाते हो, भाई राइट करने वाले तो कम ही लोग होंगे ना, वही लोग होंगे जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट या डेवलपर्स जो उस पर कुछ अपडेट कर रहे हैं, या जो सेलर्स हैं जो वहां पे अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे डाल रहे हैं। वो लिमिटेड लोग होंगे जो उस पर राइट करेंगे उस एप्लीकेशन पे। बाकी सब क्या करने जाते हैं, डेटा को रीड करने। जो पहले से फ्लिपकार्ट पे आईफोन और अदर प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं उनको देखते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको खरीदते हैं, तो वो रीड करते हैं। मैक्सिमम वेबसाइट पे डेटा कौन सा होता है, रीड ट्रैफिक कौन सा आता है, रीड वाला ट्रैफिक आता है, जो उस वेबसाइट को कुछ ना कुछ कंटेंट पढ़ने आए हैं। चेंजेस करने वाले लोग, राइट करने वाले लोग तो लिमिटेड होंगे। तो इसीलिए इस ट्रैफिक को भी डिवाइड किया जा सकता है कि रीड राइट ट्रैफिक कौन सा है और खाली रीड वाला ट्रैफिक कौन सा है। तो आप यहां पर 2 तरह के एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं, प्राइमरी एंड पॉइंट और रीड एंड पॉइंट। ये गूगल अपने आप मैनेज करता है, आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप देख लेता है कि डेटा रीड वाला है या राइट वाला है। राइट वाला ट्रैफिक सीधा प्राइमरी नोड के पास जाएगा, जहां पे आप रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक रीड का है, यानी कि कोई क्वेरी आई है उसका रिस्पॉन्स करना है, तो वो ट्रैफिक रीड रेप्लिकास के पास चला जाता है, जितने भी रेप्लिका आपने बनाए हैं, और वहां से उनको रिस्पॉन्स क्विकली दे दिया जाता है। यानी काम को बांट दिया, राइट वाला काम अलग बंदे कर रहे हैं, रीड वाला काम अलग कर रहे हैं। इससे काम भी फास्ट हो रहा है और सिस्टम भी एक क्रिएट हो रहा है। इसके साथ साथ ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब है कि जो कुछ भी प्राइमरी में आ रहा है, ये मेरा मेन सर्वर मान लो या कुछ भी मान लो, इसमें क्योंकि मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं राइट कर रहा हूं, तो जो कुछ मैं इस पर राइट करूंगा, कुछ भी प्रोडक्ट नया डालूंगा, ऑटोमेटिकली वो रेप्लिकेट हो जाएगा इन पे। इस डॉटेड लाइन का मतलब है जो कुछ मैं यहां पे डालूंगा, राइट करूंगा, जो कुछ भी अपडेट करूंगा, वो ऑटोमेटिकली यहां पे रेप्लिकेट यानी कि कॉपी हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो कॉपीज है, रेप्लिका है, ये हमेशा सिंक्रोनाइज रहेंगी, अपडेट रहेंगी, और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स होगा वो यूजर को मिल जाएगा। तो ये एक सिनेरियो है, इसके बेस पर अब यहां समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। जैसे हमारे केस में 3 रीड रेप्लिका बने हुए हैं, आपके केस में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो रीड रेप्लिका आर ओनली सपोर्टेड फॉर इंस्टेंस साइजेस जिनके 5 जीबी या उससे ज्यादा का आपने जो मेमोरी है वो सिलेक्ट किया है। यानी 5 जीबी से छोटा मेमोरी इंस्टेंस साइज वाला जो होगा उसके साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, 5 जीबी मिनिमम आपको यूज करना पड़ेगा। Read replica can only be enabled on instances that use Redis version 5 or higher। Read replica को आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब Redis का 5 या उससे हायर वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
ईच इंस्टेंस हैज अ प्राइमरी एंड पॉइंट एंड रीड एंड पॉइंट। मैंने बता दिया कि हर इंस्टेंस के दो एंड पॉइंट होंगे, प्राइमरी एंड रीड एंड पॉइंट। तो प्राइमरी एंड पॉइंट जो होगा उसमें रीड राइट दोनों ऑपरेशन हो सकते हैं, रीड वाला भी हो सकता है, राइट वाला भी हो सकता है। रीड एंड पॉइंट में सिर्फ जितनी भी रिक्वेस्ट रीड वाली हैं वो फॉरवर्ड की जाती हैं। द प्राइमरी एंड पॉइंट ऑलवेज डायरेक्ट ट्रैफिक टू द प्राइमरी नोड व्हाइल द रीड एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली लोड बैलेंस रीड क्वेरीज अक्रॉस अवेलेबल रेप्लिकास की जितनी भी रीड क्वेरी आ रही है उनको वो लोड बैलेंस कर देगा, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जितना भी ट्रैफिक आ रहा है 33% यहां भेज देगा, 33% यहां भेज देगा, 34% यहां भेज देगा, 100% ट्रैफिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दैट इज कॉल्ड लोड बैलेंस। तो ये काम हो रहा होता है एक्चुअल में मेमोरी स्टोर के अंदर। तो यहां तक भी आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब जरा देखते हैं कि फेलोवर के केस में क्या होगा। अगर हम फेलोवर की बात करें तो फेलोवर का मतलब होता है कि जो हमारा प्राइमरी इंस्टेंस है उसका खराब हो जाना। आपने पिछला जो मैंने यहाँ पे अभी एक डायग्राम बनाया था उसमें एक प्राइमरी था, एक प्राइमरी एंड पॉइंट था और एक रीड आपका रेप्लिका था, रीड एंड पॉइंट था। तो जो प्राइमरी था अगर वो खराब होगा तो जो 3 रीड रेप्लिका मैंने बनाए थे उनमें से कोई एक जो है वो प्राइमरी बन जाता है। ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि मैंने एक बंदे को मैनेजर बनाया हुआ है और 3 उसके अंडर में काम करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से मैनेजर नौकरी छोड़ देता है तो फिर उन्हीं तीनों में से मैं किसी एक को मैनेजर बना दूंगा और बोलूंगा आज से तुम ये मैनेजर वाला काम संभालोगे। ये कुछ ऐसा ही है। तो यहां पर फेलोवर का मतलब यह है कि जो मेरा मेन प्राइमरी एंड पॉइंट था जो रीड राइट कर सकता था उसका खराब हो जाना। हम रीड रेप्लिका के खराब होने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम प्राइमरी एंड पॉइंट के खराब होने की बात कर रहे हैं। व्हेन अ प्राइमरी फेल, प्राइमरी एंड पॉइंट जो आपका प्राइमरी इंस्टेंस है अगर वो खराब हो जाता है, द मेमोरी स्टोर हेल्थ मॉनिटरिंग सर्विस इनिशिएट्स द फेलोवर एंड द न्यू प्राइमरी इज मेड अवेलेबल फॉर बोथ रीड एंड राइट। देखिए प्राइमरी का एक रीड एक राइट होता है, उसी जोन के अंदर एक रीड एंड पॉइंट होगा, एक राइट एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो दोनों ही क्रिएट करेगा दोबारा से। जैसे ही गूगल को पता चलेगा कि ये एंड पॉइंट फेल हो गया है, किसी भी वजह से उनके इंटरनली ये खराबी आ सकती है, तो ऐसे में वो एक नया एंड पॉइंट प्राइमरी का रीड एंड राइट का दोनों का क्रिएट करते हैं। द फेल ओवर यूजुअली कंप्लीट्स इन अंडर 30 सेकंड्स। 30 सेकंड के अंदर ये फेल ओवर प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो सवाल ये आता है कि क्या उस 30 सेकंड में सर्विस नहीं मिलेगी? जी हां, उतने 30 सेकंड्स के लिए यूजर सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डाउन हो चुका था और फेल ओवर में 30 सेकंड लग रहे हैं। यहां पर एक और सवाल क्रिएट होता है जिसका जवाब यहां पे है कि व्हेन अ फेल ओवर हैपन द प्राइमरी एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट ट्रैफिक टू द न्यू प्राइमरी। इनका मतलब ये है कि अब तक रिक्वेस्ट यहां पर आ रही थी लेकिन क्योंकि ये खराब हो गया तो हमने दूसरे को प्राइमरी बना दिया। ऐसे में जो रिक्वेस्ट यहां आ रही थी उसको हमें यहां रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। However, all client connection to the primary endpoint are disconnected। क्योंकि रिक्वेस्ट पहले यहां आ रही थी और ये खराब हो गया तो ये सारी रिक्वेस्ट डिस्कनेक्ट हो जाएंगी और यहां पर कनेक्शन रिट्राई करना पड़ेगा, यानी दोबारा से कनेक्शन गूगल इस्टेब्लिश करवाएगा और उसमें फिर 30 सेकंड तक का आउटेज आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जोन फेलियर की बात करते हैं। ये तो तब है जब एक प्राइमरी एंड पॉइंट फेल हो गया किसी भी वजह से, लेकिन अगर पूरे का पूरा गूगल का जो जोन है, जो अवेलेबिलिटी जोन है, अगर वही खराब हो जाए, किसी वजह से डाउन हो जाए कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटे के लिए, तो उस केस में क्या होगा ये देखने वाली बात है। देखिए अगर आप बेसिक टीयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां तो रीड रेप्लिका होता ही नहीं है। उस केस में आपका आउटेज रहेगा, यानी जितनी देर जोन खराब है उतनी देर आपकी सर्विस आपके क्लाइंट्स को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड टीयर लिया है तो वहां पे क्योंकि आपने मल्टीपल रीड रेप्लिका बनाए हैं तो वहां गूगल आपको एक सॉल्यूशन देता है। क्या देता है? गूगल कहता है अगर मेरा जोन खराब होता है, वेयर द प्राइमरी इज लोकेटेड फेल्स, अगर मेरा वो जोन खराब हो जाए यहां आपका प्राइमरी पड़ा है तो द प्राइमरी ऑटोमेटिकली फेल ओवर टू अ रेप्लिका इन अनदर जोन। तो जो बाकी के रीड रेप्लिका बने थे वहां पर फेल ओवर हो जाएगा और वो उनमें से कोई एक जो है प्राइमरी बना दिया जाएगा और उस पर रीड राइट दोनों परमिशंस दे दी जाएंगी। Then the read endpoint is unavailable for the duration of the zone outage. If the instance only has one replica, ये कहते हैं अगर आपके पास एक ही रेप्लिका है, इन केस ऑफ बेसिक टीयर भी ये हो सकता है, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड भी आप कर सकते हो कि मुझे रेप्लिका नहीं चाहिए। ऐसे में आपका वो अनअवेलेबल रहेगा, यानी आपको वो सर्विस नहीं मिलेगी जितनी देर के लिए जोन जो है डाउन रहेगा।
इफ द इंस्टेंस हैज मोर देन वन रेप्लिका, अगर इंस्टेंस के एक से ज्यादा रेप्लिका है, जैसा हमने हमारे डायग्राम में देखा था, हमने 3 रीड रेप्लिका बनाए थे, रेप्लिका आउटसाइड ऑफ द अफेक्टेड जोन आर अवेलेबल फॉर रीड्स। तो क्योंकि प्राइमरी खराब हुआ है, रीड राइट ऑपरेशन उस समय नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो जोन खराब हो गया। लेकिन अगर मेरे पास 3 जोन थे और मेरा ये जोन के अंदर प्राइमरी चल रहा था और प्राइमरी के साथ एक रीड भी चल रहा था, और यहां पर भी रीड रेप्लिका बना हुआ था, यहां भी रीड रेप्लिका बना हुआ था, क्योंकि ये वाला जोन खराब हुआ है तो बाकी 2 तो चल रहे हैं। तो यानी रीड रिक्वेस्ट आपकी तब भी चलती रहेगी। क्लाइंट को अगर कुछ रीड वो करना चाह रहे हैं, कुछ क्वेरी कर रहे हैं, तो वो काम उनका एज इट इज चलता रहेगा। सिर्फ वो जोन अफेक्टेड होगा और उसमें जो भी रीड रेप्लिका, जो भी आपका प्राइमरी एंड पॉइंट है, वो अफेक्टेड होगा। बाकी जोन्स और बाकी जो रीड रेप्लिका है वो अनअफेक्टेड रहेंगे। ये बात भी आपको समझ आ रही है। इफ द जोन वेयर वन और मोर ऑफ द रेप्लिका इज लोकेटेड फेल्स, those replica are unavailable for the duration of the zone failure. If there is a 2 zone failure, ये कहते हैं अगर एक से ज्यादा जोन फेल हो जाए, 2 जोन फेल हो जाए, तब क्या होगा? The replica with the least lag in the remaining zone is made primary. तो अब अगर तीसरा बचा है और उसमें कोई रीड रेप्लिका है आपके पास, तो उसको प्राइमरी बना दिया जाएगा जिसपे लीस्ट लैग है, यानी कि जो सबसे फास्ट काम कर रहा है या जो सबसे एक्टिवली जिस पे रिक्वेस्टें हमारी जा रही हैं, जल्दी रिक्वेस्ट जारी आ रही है, उसको हम प्राइमरी बना देंगे। लीस्ट लैग जहां पे है, सबसे कम डिफरेंस जहां पे है। यहां पर एक चीज और आती है, यहां पर एक फुल सिंक का कॉन्सेप्ट भी आता है। फुल सिंक कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि आपका प्राइमरी और रीड रेप्लिका, प्राइमरी में तो बहुत जल्दी जल्दी रीड राइट ऑपरेशन हो रहे हैं, लोग अपना सेलर्स अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कई बार रीड जो है वो किसी भी वजह से, वो जोन फेलियर की वजह से, किसी भी वजह से प्रॉपरली सिंक नहीं हो पाती, यानी जो प्राइमरी में है वो रीड में नहीं आ पाता। ऐसे केस में स्नैपशॉट लेता है, जिसे फुल सिंक कहते हैं। फुल सिंक का मतलब होता है जो कुछ प्राइमरी में है उसका स्नैपशॉट लेके रेप्लिका पे डाल दिया जाता है, कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। हालांकि इस प्रोसेस में घंटा भर भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। ऐसा भी कई बार गूगल ऑटोमेटिकली करता है। अगर फुल सिंक का प्रोसेस ये होता है कि अगर रीड रेप्लिका और प्राइमरी में गैप आ गया डेटा के अंदर, प्राइमरी में काफी सारा अपडेट हुआ है लेकिन रीड रेप्लिका उस हिसाब से सिंक नहीं हो रखा, कुछ चीजें मिस हो गई हैं किसी भी वजह से, तो ऐसे में फुल सिंक एक ऑपरेशन होता है, जिसका मतलब है जो कुछ प्राइमरी में है वो एज इट इज वहां से स्नैपशॉट लेके रेप्लिका में डाल दिया जाता है, तो उसे फुल सिंक कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब इससे कुछ आगे की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि ये फुल्ली मैनेज सर्विस है तो आपको ये भी पता है कि इसकी मेंटेनेंस करने का काम गूगल का है, चाहे फिर वहां पे पैचेस अपडेट करने हो, कोई वर्जन अपग्रेड करना हो, कोई सिक्योरिटी का मसला हो, कुछ भी काम हो तो मेंटेनेंस करने का काम गूगल का होता है। तो यहां पर एक मेंटेनेंस से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में तो हालांकि इतना डीप में नहीं आएगा, बट इंटरव्यू में ये बात आ सकती है, मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई सवाल किया जा सकता है। तो वो सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं जो मेंटेनेंस से रिलेटेड हो सकती है मेमोरी स्टोर के। तो मेमोरी स्टोर में अगर आप देखें, मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस के लिए मोस्ट ऑफ दीज अपडेट्स आर परफॉर्म्ड व्हाइल योर रेडिस इंस्टेंस इज अप एंड रनिंग। ये कहते हैं कि गूगल जितने भी अपडेट करेगा, चाहे पैचेस के अपडेट हो, सिक्योरिटी के अपडेट हो, वो जनरली चलते हुए इंस्टेंस पे हो जाते हैं। उसका मतलब ये है कि वहां पे कोई डाउन टाइम नहीं आता, यानी ना तो आपके कस्टमर को पता चलेगा और गूगल बैक एंड पे उसको अपडेट भी कर देगा। लेकिन ऐसा भी होगा कि कई बार इस तरह के अपडेट होंगे जिस केस में आपको डाउन टाइम या आपका जो प्राइमरी सर्वर है वो डाउन हो सकता है। तो वो किस तरह की सिचुएशन हो सकती है देख लेते हैं। हाउएवर सर्टेन सिस्टम अपडेट्स, कुछ ऐसे सिस्टम अपडेट होते हैं रिक्वायर अ ब्रीफ सर्विस इंटरप्शन, यानी जहां पे सर्विस इंटरप्ट हो सकती है, थोड़ी देर के लिए सर्वर डाउन हो सकता है, टू बी परफॉर्म। These updates are called maintenance, और ऐसे ही अपडेट को मेंटेनेंस माना जाएगा जहां पर सर्विस इंटरप्ट हो सकती है या होती है, उसको मेंटेनेंस कहा जाता है। मेंटेनेंस 3 कैटेगरी के गूगल कर सकता है। तो गूगल कहता है टिपिकली 3 तरह के हमारे मेंटेनेंस हो सकते हैं। एक तो जो फीचर्स है, कोई नया फीचर हमने ऐड ऑन किया है तो गूगल उसका अपडेट कर सकता है। टू लॉन्च सम फीचर्स मेमोरी स्टोर रिक्वायर अ मेंटेनेंस अपडेट, यानी यहां पे डाउन टाइम फेस करना पड़ेगा। जब मेंटेनेंस की बात आएगी ना तो इसीलिए कहा गया है दीज अपडेट आर कॉल्ड मेंटेनेंस। जहां पे डाउन टाइम आ रहा है, डाउन टाइम ही नहीं आ रहा तो मेंटेनेंस कहो ना कहो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रिक्वायर अ मेंटेनेंस अपडेट लिखा है इसका मतलब वहां पे डाउन टाइम फेस होगा कस्टमर को।
तो मेमोरी स्टोर टू लॉन्च सम फीचर्स ऐसे केस में हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई पैचेस आए हैं, कोई अपडेट आया है, उस केस में आपको मेंटेनेंस मोड में इसको लेकर जाना पड़ सकता है, जहां आपका सर्वर जो है इनएक्सेसिबल रहेगा। डेटाबेस वर्जन अपग्रेड, कोई आपने वर्जन अपग्रेड किया है अपने डेटाबेस का, रेडिस के 4 से 5 पे गए हो, 5 से 6 पे गए हो, ऐसे केस में भी आपको डाउन टाइम देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि सर अगर डाउन टाइम ही होगा तो फिर ये मेंटेनेंस क्यों करना, या फिर अगर हमें करना पड़ रहा है तो ये तो प्रॉब्लमैटिक है। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, गूगल कहता है आप एक मेंटेनेंस विंडो बनाएं, आप एक मेंटेनेंस विंडो बनाएं, आप हमें बता दें कि ये मेंटेनेंस का काम कब किया जाना है, आप खुद शेड्यूल कर दो। जैसे आपका मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो वर्किंग डे में रहता है, संडे को रात को जनरली आपके पास कोई ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि सपोज करो आप बैंकिंग एप्लीकेशन है या आपका अगर फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशन है, तो फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशन पे ट्रैफिक वर्किंग डे में शायद रात को कम रहता है। इंडिया में नाइट टाइम में, शायद इंडिया में नहीं किसी भी कंट्री में रात के समय ट्रैफिक कम होता है, वो भी रात के 1 बजे 2 बजे या अर्ली मॉर्निंग कह लो उसको, 1 बजे 2 बजे रात के जो है उस समय आपको जो है ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम कोई ऑनलाइन बैठ के फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग नहीं करता है। तो बेहतर है, गूगल कहता है आप वो हमें टाइम बता दो, आप हमें वो टाइम बता दो कि भैया संडे को रात को 1 बजे आप इसको शेड्यूल कर दो। तो शेड्यूल मेंटेनेंस आप बनाते टाइम बताओगे, जब आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे आप बताओगे कि मैं मेंटेनेंस के लिए कौन सी विंडो डिसाइड करना चाहता हूं। हालांकि बनाने के बाद भी ये विंडो में चेंजेस किए जा सकते हैं, तो आप उन्हें वो टाइम बताओगे, 1 घंटे का टाइम स्लॉट बताओगे। जनरली सारा मेंटेनेंस 1 घंटे में पूरा कर लिया जाता है, ऐसा कभी रेयर ही होगा कि 1 घंटे में मेंटेनेंस पूरा ना हो पाए। तो गूगल सिर्फ आपसे 1 घंटे का मेंटेनेंस का टाइम मांगेगा, वो आप डिसाइड करोगे। वो टाइम डिसाइड करोगे जब मिनिमम ट्रैफिक होगा। अब आप कहते हो कि उसमें भी मैं चाहता हूं कि इंटरप्शन ना हो या उस टाइम पे भी अफेक्ट ज्यादा ना हो, तो ऐसे में उस टाइम से पहले, मेंटेनेंस से पहले आप अपने इंस्टेंस को स्केल अप कर सकते हैं। ताकि होता क्या है, मेंटेनेंस के टाइम पे लोड पड़ता है, मेंटेनेंस का भी काम चल रहा होता है, ट्रैफिक भी आ रहा होता है, तो इंस्टेंस पे हैवी लोड हो जाता है। तो ऐसे में आप उस चीज को थोड़ा ओवरकम करने के लिए अपने इंस्टेंस को स्केल अप कर सकते हैं उस टाइम के लिए जब आपका मेंटेनेंस चल रहा है। हालांकि सर्विस आपकी डाउन रहेगी कुछ देर के लिए, बट स्टिल कुछ चीजें हैं जो मतलब क्विकली हो जाएगा अगर आपने स्केल अप कर रखा है, तो आप वो काम जल्दी कर पाओगे। अगर आपने मेंटेनेंस विंडो ही डिसाइड नहीं किया तो फिर गूगल अपने आप से उसको कभी भी अपडेट कर देगा। तो रिकमेंडेड है कि मेंटेनेंस विंडो बनाकर चलें, बताकर चलें कि भाई मेरा ये मेंटेनेंस विंडो है, अगर कोई भी मेंटेनेंस वाला काम करना है इस दिन को इस टाइम पे करना। यहां पर गूगल एक और सहूलियत आपको देता है, रीशेड्यूल। गूगल कहता है अगर किसी वजह से आपको लगता है आज, जैसे आज ही संडे है और आज संडे को मेरा मेंटेनेंस रात को होना है और मैं नहीं चाहता कि अभी ये मेंटेनेंस हो, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, सेल चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो यू कैन रीशेड्यूल। 1 हफ्ते तक का आपको रीशेड्यूल टाइम मिलता है, आप उसे 7 दिन के अंदर कहीं भी रीशेड्यूल कर सकते हैं। 7 दिन से ज्यादा नहीं, जैसे अगर आज संडे है तो अगले संडे तक के बीच में कभी भी आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं और कितनी भी बार कर सकते हैं, पर 1 हफ्ते का ही टाइम आपको मिलेगा। याद रखिएगा, अगर आज संडे है और आज ही आपकी मेंटेनेंस विंडो थी और रात के 1 बजे का टाइम था और आप रात के 12 बजे रीशेड्यूल कर रहे हो, तो ये गूगल कहता है कि 1 घंटे या 1 घंटे से कम टाइम अगर बचा है आपकी मेंटेनेंस विंडो का, तो आप रीशेड्यूलिंग नहीं कर सकते। कम से कम 1 घंटे से पहले, 2 घंटे, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले रीशेड्यूल हो जाएगा, 1 दिन पहले रीशेड्यूल हो जाएगा, बट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप करने लगोगे तो नहीं हो पाएगा। 1 घंटे या 1 घंटे से कम समय अगर आपका बचा है मेंटेनेंस विंडो के काम में, सपोज रात के 12:30 बजे मैं रीशेड्यूल करना चाहूं और 1 बजे से मेंटेनेंस विंडो ऑलरेडी, मतलब मेरा सिस्टम जो है वो मेंटेनेंस में चला जाएगा, तो रात के 12:30 बजे मैं रीशेड्यूल नहीं कर सकता। गूगल कहता है 1 घंटे से ज्यादा टाइम पीरियड होना चाहिए, मतलब 1 घंटे से पहले आपको करना पड़ेगा, लास्ट के 1 घंटे से पहले। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है मेंटेनेंस के बारे में। तो ये मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस से रिलेटेड बातें हैं कि मेमोरी स्टोर में मेंटेनेंस इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जब मेरा एक सिस्टम मेंटेनेंस में जाएगा, क्या डाउन टाइम आएगा, क्या हम डाउन टाइम फेस करेंगे? जी हाँ, हम फेस करेंगे। और क्या यहाँ पे रीशेड्यूल किया जा सकता है? किया जा सकता है। कब तक? 7 दिन के अंदर कभी भी। कब नहीं कर सकते? आखिरी के 1 घंटे में रीशेड्यूल नहीं कर सकते,
सकते अगर मेंटेनेंस का टाइम पास आ गया है। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो इस मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस से रिलेटेड है, और यही सारी बातें मेम कैश पे भी अप्लाई होंगी। मेमोरी स्टोर फॉर मेम कैश, वहां पर भी सेम बातें अप्लाई होंगी, सेम प्रोसीजर रहेगा, थोड़ा बहुत माइनर फर्क कोई एक दो ऑप्शंस में हो सकता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। मतलब मेंटेनेंस से रिलेटेड, इन चीजों से रिलेटेड सब कुछ सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं कि वर्जन अपग्रेड के अंदर क्या होगा। देखें, वर्जन अपग्रेड बिहेवियर में बस एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है कि जब भी कभी आपका वर्जन अपग्रेड होगा, यानी 4 से 5 पे जाएगा या 5 का भी कोई नया वर्जन आ जाएगा, 5.1 5.2 इस तरह का कोई भी वर्जन अपग्रेड होगा, तो क्या होगा मेमोरी स्टोर के अंदर, डेटा इज प्रिजर्व ड्यूरिंग अ वर्जन अपग्रेड ऑपरेशन फॉर बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड टियर इंस्टेंस। यानी वर्जन अपग्रेड करने से आपके डेटा जो वहां पर एग्जिस्टिंग डेटा उसमें पड़ा हुआ है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और वर्जन अपग्रेड चाहे बेसिक का हो या स्टैंडर्ड का हो, दोनों में ही आपका डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा। During an upgrade operation, the instance undergoes a short connection reset of a couple of minutes or less. थोड़ी देर के लिए ये हो सकता है कि कनेक्शन आपका रीसेट हो जाए, जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहे थे वो उसको एक्सेस ना कर पाए या डाउन टाइम थोड़ी देर को फेस करना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है, बट डेटा आपका सेफ रहेगा। यहां पर एक बात और है, जितनी देर के लिए ये वर्जन अपग्रेड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वर्जन अपग्रेड करने में 30 सेकंड लग जाए, 1 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, ऐसे केस में अगर 2 मिनट तक कनेक्शन रिट्राई हो रहा है और आप कोई रीड राइट ऑपरेशन कर रहे थे, या आपके जो सेलर थे फ्लिपकार्ट के वो कोई वहां पे डेटा डाल रहे थे और उसी टाइम वर्जन अपग्रेड होने लगा और कनेक्शन रीसेट हो गया, तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि कुछ चीजें हमारी प्रॉपरली वहां पे अपडेट ना हो पाई हो, यानी जो सेलर को डेटा डाल रहे थे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का, वो वहां पे मतलब प्राइमरी में कॉपी ना हो, राइट ना हुआ हो प्रॉपरली, यानी हम कोई काम कर रहे हैं वो वहां पे राइट ना हुआ हो, तो उस वर्जन अपग्रेड के टाइम में ये एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीजें ना हो पाई हो प्रॉपरली, तो फिर वो उनको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है। ठीक है, अब आते हैं कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब है कि अगर आप ऑन प्रेमाइसेस में है, फिजिकल डेटा सेंटर है, वहां से रेडिस का डेटा आप गूगल क्लाउड पे माइग्रेट करना चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे इंपोर्टिंग ऑफ डेटा। हम डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर क्लाउड पे मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस में हमारा डेटा पड़ा हुआ है और वो रेडिस का डेटा हम निकाल के या उसको माइग्रेट कर रहे हैं ऑन प्रेमाइसेस में, तो उसको कहेंगे एक्सपोर्टिंग द डेटा, यानी डेटा को एक्सपोर्ट किया जा रहा है गूगल क्लाउड से ऑन प्रेमाइसेस के ऊपर। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होगा डेटा का, क्या ये यहां पर पॉसिबल है? जी हां, बिल्कुल पॉसिबल है। पहला सवाल का जवाब। क्या यहां पे लिफ्ट एंड शिफ्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लिफ्ट एंड शिफ्ट में यहां पर भी वही सिनेरियो है, पहले आप क्लाउड स्टोरेज में डेटा को लाएंगे और क्लाउड स्टोरेज से आप मेमोरी स्टोर में लेकर आएंगे। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब भी सेम होगा, पहले डेटा रेडिस से यानी कि मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस से गूगल क्लाउड स्टोरेज में जाएगा, क्लाउड स्टोरेज से वो डेटा आप लेकर जा सकते हो अपने ऑन प्रेमाइसेस के ऊपर। तो ये पूरा प्रोसेस है। यहां पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब भी होगा, इंटरव्यूअर एक ही सवाल आपसे पूछेगा कि फाइल का फॉर्मेट क्या होता है। फाइल का फॉर्मेट होता है .rdb। याद रखिएगा, .rdb में जो है फाइल फॉर्मेट, जो फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .rdb होगा। इस फॉर्मेट में ही फाइल आपकी जाती है। एंड इंस्टेंस कैन ओनली इंपोर्ट बैकअप्स फ्रॉम ओल्डर रेडिस वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप 4 वर्जन चला रहे हो, आप रेडिस का 4.0 चला रहे हो, तो आप उस 0 पे कैन ओनली इंपोर्ट बैकअप फ्रॉम ओल्डर रेडिस वर्जन। यानी अगर मैं यहां पे 4 वर्जन चला रहा हूं तो मैं यहां पे 5वें वर्जन का इंपोर्ट नहीं कर सकता, मैं अपने से हायर पे नहीं जा सकता। या आप इसको ऐसा माने कि इंपोर्ट की बात हो रही है ना, हाँ इंपोर्ट की बात हो रही है, इंपोर्ट की बात हो रही है। इंपोर्ट से मतलब क्या है कि मैं अभी ऑलरेडी .4.0 चला रहा हूं गूगल क्लाउड के ऊपर, मैं 4.0 का वर्जन चला रहा हूं रेडिस का, और मैं जो डेटा इंपोर्ट करके ला रहा हूं ऑन प्रेमाइसेस से, वहां पर रेडिस का नया वर्जन चल रहा था, रेडिस 6 चल रहा था, और मैं रेडिस 4 पे काम कर रहा हूं, तो रेडिस 4 के ऊपर रेडिस 6 का डेटा नहीं आ सकता। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि भाई मैं पुराने वर्जन पे काम कर रहा हूं, रेडिस 6 में बहुत सारी नई चीजें आ चुकी हैं, तो कंपैटिबिलिटी इशू आएगा। लेकिन बैकवर्ड कंपैटिबल यहां पर होता है। बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब यह, मैं अगर यहां पे रेडिस 6 चला रहा हूं और ऑन प्रेमाइसेस में 4 चल रहा है, उस डेटा को मैं इंपोर्ट करके ला सकता हूं, क्योंकि 4 वाला सारे फीचर्स मेरे 6 में हैं। 4 वाले सारे फीचर्स मेरे 6 वाले वर्जन में हैं, और कुछ नए फीचर भी हैं। तो 4 वाला तो कंपैटिबल होगा 6 वाले पे, लेकिन 6 वाला
4 पे कंपैटिबल नहीं होगा। तो ये याद रखना है कि ओल्डर वर्जन को तो आप इस्तेमाल कर सकते हो इंपोर्टिंग के लिए, या इक्वल वी वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हो। आप भी 4 वर्जन चला रहे हो, वहां भी 4 चल रहा है, इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहां पे पुराना चला रहे हो और वहां पे नया वर्जन चल रहा है, तो इंपोर्ट नहीं कर सकते आप डेटा, क्योंकि ऑब्वियसली आप पुराने पे काम कर रहे हो, वो नया वर्जन है, वहां पे नए फीचर्स होंगे, नई सारी चीजें होंगी, तो आपकी कंपैटिबिलिटी इशू आएगा, आप वर्जन उसमें उसको इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू के लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से भी। एग्जाम में भी सवाल आ सकता है कि मैंने एक क्लाइंट है, उसने ऐसा ऐसा किया, बट उसके बाद जो है कुछ इशू आया, वो उस पर प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके यहाँ 6 चल रहा था और उसने जो है सपोज करें उसके यहाँ 4 चल रहा था और उसने उसको 6 पे इंपोर्ट किया है, सॉरी उसके यहाँ 4 चल रहा था और उसने 6 वर्जन का ऑन प्रेमाइसिस से इंपोर्ट किया है। तो ऐसे में क्या होगा, या उसका इशू आ गया, क्यों आया, तो आपको पता होना चाहिए कि आप हमेशा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होती है। यहाँ पे आप नए पे पुराना वर्जन चला सकते हो, पर पुराने पे नए वर्जन का डेटा नहीं ला सकते। ऑलवेज रिमेंबर। इंपोर्ट फीचर बिहेवियर की बात करें तो फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस यू शुड इंपोर्ट फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज बकेट लोकेटेड इन द सेम रीजन एज योर रेडिस इंस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कभी भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी बकेट उसी रीजन में होनी चाहिए जहां रेडिस आपका चल रहा है। जिस रीजन में आपका रेडिस चल रहा है, बकेट को भी वहीं पर रखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो फास्ट प्रोसेस होता है और डेटा आपका ढंग से काम करेगा। योर रेडिस इंस्टेंस इज अनअवेलेबल ड्यूरिंग एन इंपोर्ट ऑपरेशन। ये भी याद रखेगा, जब आप इंपोर्ट करेंगे, कोई डेटा वहां पे ला रहे होंगे, अपने ऊपर इंपोर्ट करके ला रहे हैं आप ऑन प्रेमाइसिस से अपने गूगल क्लाउड के ऊपर, तो उस टाइम के लिए आपका रेडिस इंस्टेंस जो है वो अनअवेलेबल हो जाएगा। योर इंस्टेंस बिकम अवेलेबल आफ्टर द इंपोर्ट ऑपरेशन फिनिशेस। जैसे ही इंपोर्ट ऑपरेशन फिनिश होगा, आपका फिर से जो इंस्टेंस है वो अवेलेबल हो जाएगा। या क्लाउड स्टोरेज की बात नहीं कर रहा, जब क्लाउड स्टोरेज में डेटा आ रहा होगा तब रेडिस इंस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब क्लाउड स्टोरेज से आप रेडिस इंस्टेंस पे ला रहे होगे, उतनी देर के लिए फिर वो अनअवेलेबल हो जाएगा। If the import is successful, the existing data in the instance is overwritten by the data in the RDP file. तो अगर इंपोर्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो जो कुछ भी आपका पहले से पड़ा हुआ है वो सारा हट जाएगा और जो इंपोर्ट होके आया है वो उस पर राइट हो जाएगा, पहली बात। लेकिन किसी वजह से इंपोर्ट अगर फेल हो जाता है, बीच में ही फेल हो जाता है, आधा होके फेल हो जाता है, तो इंस्टेंस तो बन जाएगा बट जो डेटा है वो सारा फ्लश हो जाएगा। ऐसे केस में आपको ये प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपोर्ट के फीचर्स है। ऐसे एक्सपोर्ट में भी है, मैं एक्सपोर्ट अब नहीं लिख रहा, इसी से मिलते जुलते हैं, सेम ही सिनेरियो रहेगा इंपोर्ट में भी एक्सपोर्ट में भी। आपको वर्जन्स का बस ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी मेमोरी स्टोर से रिलेटेड। इतना डिटेल लेक्चर ना आपको किसी पेड प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, ना आपको यूट्यूब पे मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस पे ये मेरे ख्याल से अब तक का सबसे डिटेल लेक्चर है, किसी भी जबान में, किसी भी उसमें। तो इस पे आप मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो एफर्ट्स मैं लगा रहा हूं, आपने देखा कि मैंने कितनी बार बोर्ड पे लिखा है, 10 बार मुझे लिखने पड़ते हैं टॉपिक को रब कर करके, काफी मेहनत इसमें लगती है। ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर बनाने में जो है कुछ ही मिनटों का काम है। अगर मैं आपको इसी की डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं, सीधी डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है गूगल की, जो मैं यहाँ पे सारा फॉलो करता हूँ, सब कुछ करके, सिर्फ मेमोरी स्टोर से रिलेटेड। तो इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं दोस्तों, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन से कलेक्ट करके बेस्ट जो भी आपके लिए है, एग्जाम के लिहाज से भी, इंटरव्यू के लिहाज से भी, वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं। कोशिश यही है टेक्निकल गुफ्तगू की हमेशा से कि फ्री टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। हम इसको प्रमोट कर भी रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल सही बात है, मैं सारी आपकी हो सकता है रिक्वेस्टें पूरी ना कर पाऊं। आप मुझसे कहते हैं कि सर ये भी पढ़ा दें, वो भी पढ़ा दें, पाइथन पढ़ा दें, आपने कहीं पे CKA लाने का वादा किया था, कहीं पे आपने डॉकर की सीरीज लाने का वादा किया था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कुछ वक्त की भी पाबंदियां हैं, कुछ मेरी मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से शायद सारी चीजें नहीं हो पाती। मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी अपनी कुछ जिंदगी की मसरूफियात हैं, लेकिन फिर भी जो भी पॉसिबिलिटी है मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बेस्ट पॉसिबल प्रोवाइड करा रहा हूँ। आई थिंक ये भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि हमने जो मांगा हमें वो नहीं मिला। जो शख्स हमें जो कुछ दे रहा है वो भी पढ़ाने के लिए आप ही लोगों के लिए कंटेंट में लेकर आ रहा हूं। अगर आप यहाँ पर
2 या 4 या 6 लोग भी इससे बेनिफिट उठा रहे हैं और यहाँ तक मेरी इस बात को सुन रहे हैं, तो शायद मुझे मोटिवेट करना, मुझे अप्रिशिएट करने का एक तरीका हो सकता है कि आप लिंक्डइन पे हमें सपोर्ट करें, लिंक्डइन पे हमारा पोस्ट करें कि भाई ये एक चैनल है जहाँ पे जेन्युइनली कंटेंट पढ़ाया जाता है, डिटेल में पढ़ाया जाता है और अपनी जुबान के अंदर इतनी आसान भाषा में पढ़ाया जाता है, आपको किसी पेड प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। यार अगर आप जेन्युइनली गूगल क्लाउड मेरे से पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार भूपिंदर सर से पढ़ने के बाद जेन्युइनली हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, या हमने पहले जहां पढ़ा था वहां से 10 गुना अच्छा ये बंदा पढ़ा रहा है, तो सिर्फ इसको अपने तक ना रखें इस शर्म से कि यार मेरी कंपनी के लोगों को पता चल जाएगा मैं इस बंदे से पढ़ रहा हूं, या मैं दूसरों को क्यों बताऊं, फिर तो सारे पढ़ लेंगे। ये छोटी सोच अगर मैंने रखी होती तो आज शायद आप तक ये लेक्चर नहीं आ रहा होता। आप लोग थोड़े सी इंसानियत दिखाएं, थोड़ा सा दिल बड़ा करके, किसी के भी डर के बिना। भूपिंदर राजपूत आज ऐसा कोई छोटा नाम भी नहीं है कि आप किसी को बताएंगे तो लोग हंसेंगे। ठीक है, हमारे भी कुछ थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप इसको शेयर करें, इसको प्राउडली शेयर करें कि यार ये बंदा है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, अगर आपको ये लगता है नहीं बताना तो एटलीस्ट आप मेरी कोई प्लेलिस्ट, मेरे चैनल के बारे में बता सकते हो कि हिंदी में इस चैनल पे अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, आप जाएं, आप यहाँ पे एक्सप्लोर करें, मेरी प्लेलिस्ट आप एक्सप्लोर करें, लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, भूपिंदर राजपूत के नाम से मैं अवेलेबल हूँ। और जिन लोगों ने भी, जो भी नॉन टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने लिंक्डइन पर अब तक अकाउंट नहीं बनाया है, यार होना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो, अगर आपने अब तक लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं बनाया तो आईटी इंडस्ट्री में आना और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे प्रोफेशनल्स आकर जुड़ते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो बनाइए, वहां पे अपना अकाउंट बनाइए, प्रॉपर प्रोफाइल सेटअप करिए, कैसे किया जाता है औरों के प्रोफाइल चेक कर आइडिया लगाइए, लोग कैसे अपनी पोजीशन लिखते हैं, कैसे अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, एक प्रॉपर बनाइए और मुझे वहां पर टैग करिए, मेरे वीडियो पोस्ट करिए। अगर मैं लाइक करता हूं तो डेफिनेटली आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे, आपको बहुत सारे लोगों का कनेक्शन रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही वहां बैठा हूं। आप मुझे टैग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट होगा मेरे साथ जुड़ने से। तो ये लिंक्डइन एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पे सब एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं, तो वहां पर जरूर जुड़िए, वहां पर जरूर हमें शेयर करिए और इसके बारे में बताएं। इस जो एफर्ट्स टेक्निकल गुफ्तगू और भूपिंदर राजपूत लगा रहा है, इनके बारे में जरूर आप बात किया करें। मैं उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट जो लोग यहां तक मेरी बात सुन रहे हैं, आज शायद मुझे कुछ पोस्ट लिंक्डइन के ऊपर देखने को मिलेंगे और शायद वहां पर आप इस बात का भी जिक्र करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट और लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि रिसोर्स इंटेंसिव वर्कलोड कौन से होंगे, यानी कि ऐसा कब होगा कि जब इंस्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड आ जाएगा, इस तरह की सिचुएशन कब बनेगी। तो जब भी आप कोई मेंटेनेंस का काम करेंगे, वर्जन अपग्रेड का काम करेंगे, फेल का काम करेंगे, तो ऐसे केस में आपके इंस्टेंस के ऊपर लोड जो है ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने बताया था कि उसको स्केल अप कर लेना जरूरी है अगर आपको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो देखिए, फॉर स्टैंडर्ड रेडिस इंस्टेंस द फॉलोइंग ऑपरेशन यूज एक्स्ट्रा मेमोरी। यहां पे एक्स्ट्रा मेमोरी की खपत होती है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेशन। जब आप वर्जन अपग्रेड कर रहे होंगे तब आपको एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम होगी आपके इंस्टेंस की। स्केलिंग अप एंड डाउन के केस में भी एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम होगी, मैनुअल फेल ओवर के केस में भी होगी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में भी आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम होगी। याद रखिएगा, इन सभी ऑपरेशंस में एक और खास चीज होगी कि आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा और जितने भी क्लाइंट उससे जुड़े हुए थे उनको कनेक्शन रिट्राई करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से गूगल उनको जोड़ेगा, उनको रिट्राई करके दोबारा से कनेक्ट कराएगा। तो ये भी एक प्रोसेस यहां पे होता है। और आज आपको मैं कृष्ण बिहारी नूर साहब की एक गजल सुनाना चाहूंगा और गजल कुछ यूं है कि नजर मिला ना सके उससे इस निगाह के बाद, वही है हाल हमारा जो हो गुनाह के बाद। मैं कैसे और किस समत मोड़ता खुद को, किसी को चाह ना थी दिल में मेरी तेरी चाह के बाद। हवस ने तोड़ दी बरसों की साधना मेरी, गुनाह क्या है ये जाना मगर गुनाह के बाद। जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह से पहले कि हो गुनाह के बाद। कटी हुई थी तनाबे तमाम रिश्तों की, छुपाता सर में कहा तुझसे रस्मो राह के बाद। गवाह चाह रहे थे वो बेगुनाही का, गवाह चाह रहे थे वो बेगुनाही का, ज़बां से कह ना सका कुछ खुदा गवाह के बाद। तो ये कृष्ण बिहारी नूर हैं जिनके शेर, इनका एक शेर ये था कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा,
मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो एक ऐसा शायर, एक ऐसे शायर की शायरी सुने, पढ़ें और ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखिए।